हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी पैथोलॉजी की सीरीज 1 से, जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से कि भाषा सीखना है बातचीत के इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि अब भाषा शिक्षण में हमने सर्वाधिक महत्व देखना। जब बच्चा भाषा को सीख रहा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा उसके लिए। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, इससे बच्चे का समय व्यतीत हो जाता है। ऐसे कोई खास बात नहीं है कि इसमें कि बच्चा टाइम स्पेंड करने के लिए ही बातचीत भाषा सीखने में बातचीत का इस्तेमाल करें। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस है, ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न बच्चे विभिन्न उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यस, हमें फोर्थ ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है, आप फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। लेकिन बच्चे दूसरे को उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। ये तो सभी में स्वाभाविक नेचर है कि बच्चे अगर भी लैंग्वेज सीखता है तो इमिटेशन करके ही सीखता है। लेकिन मेन मोटिव क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए कि हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भाषा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरफ फॉलो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाता है, और जिसके अकॉर्डिंग हम भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी चीज़ों को, अपने भावों को, अपने थॉट्स को व्यक्त कर पाते हैं। और देखा जाए तो लैंग्वेज एक एक्वायरिंग की तरह है, मतलब एक्वायर की जाती है। तो इसका ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है, साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब वर्णों की पहचान हो जाए। यह पूरी तरह से क्या है, सही है या स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है या अवैज्ञानिक है। आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेज में एक पैटर्न फॉलो होता है, LSRW। अगर देखा जाए तो ये तीनों एक स्किल बेस्ड होते हैं, और ये जो होता है ये नेचुरल होता है। ठीक है। तो हम बच्चों को लिखना तब सिखाएंगे जब वर्णों की पहचान करना रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि हम एक पैटर्न फॉलो करें, पहले लिसनिंग से स्पीकिंग जाए, स्पीकिंग से राइटिंग जाए, राइटिंग से हम सॉरी रीडिंग से हम राइटिंग जाए। ये प्रोसेस आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसमें कोई ये साइंटिफिक है नहीं किसी तरीके से, तो इसे हम सही नहीं मान सकते। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक है नहीं है कि भाई प्रूफ किया हुआ हो। ये चाइल्ड नेचर के अकॉर्डिंग भी नहीं है। इसका आंसर होगा अवैज्ञानिक। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अब हम बच्चे की मतलब एक क्लास है और उसके पीछे का हमें इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर ये होता है कि हमें सभी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो जब सभी का इन्वॉल्वमेंट है तो सभी बच्चों की अपनी अपनी लैंग्वेज है और सभी के अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ है। और लैंग्वेज की क्लासरूम में अगर हम इंक्लूजन लेके आ रहे हैं तो उसमें हमें क्या, किन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो ये चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें परफेक्ट आंसर जानना है। पहला है, पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। ऐसा कुछ खास नहीं है इंक्लूसिव में। भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, ऐसा नहीं है। असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर कितनी, बच्चे ने कितना उस चीज़ों को समझा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है टीचर के लिए। एक फीडबैक टीचर को मिलता है कि वो उसकी इफेक्टिव टीचिंग हो रही है कि नहीं। थर्ड ऑप्शन की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। और फोर्थ ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तकों के पाठ को कम कर दिया जाए। तो ये तो फोर्थ और फर्स्ट ये तो सेम हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता। तो अब यहाँ पे इंक्लूसिव वर्ड है। इंक्लूसिव मतलब सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ है, सबकी ग्रैब, किसी को नॉलेज ग्रैब करने की कैपेबिलिटीज़ भी अलग अलग है, उनकी एबिलिटीज़ अलग अलग है। तो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो विभिन्न टाइप्स की दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करें। ठीक है। फिर आते हैं हम फोर्थ पे। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, तो आप उसमें क्या करेंगे। सबसे पहले आपको एकांकी का मतलब जानना है कि एकांकी होता क्या है। क्योंकि एकांकी क्या होता है कि एक पूरी कहानी की घटनाओं को का कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं होता है। मतलब एक कहानी का कोई एक दृश्य दिखाना होता है तो एकांकी के थ्रू दिखाया जाता है। मतलब हमें कुछ पूरी कहानी ना दिखाकर हमें कहानी का कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो दिखाना हो तो हम एकांकी के थ्रू दिखा सकते हैं, जिसमें हमें क्योंकि एक कहानी के में हमें बहुत सारे मोटिव्स मिल सकते हैं। तो एकांकी एक पर्टिकुलर मोटिव्स पे काम करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एकांकी में मुख्य संवाद लिखवाएंगी। ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ है नहीं भाषा की पाठ्य पुस्तक में। हाँ भाव के साथ एकांकी को पढ़कर सुनाना। अच्छा ये भी है, खराब ये भी नहीं हो सकता। एकांकी में आए पात्रों को संवाद जो हो रही है उनको याद करवाएंगी। ये तो रोट लर्निंग हमें करवानी नहीं है। शिक्षार्थी को एकांकी पढ़वाने के बाद उसे मंचन करवाएंगी। देखो, एकांकी का पढ़ने का मतलब क्या है कि बच्चा अपनी लैंग्वेज पर्टिकुलर उस चीज़ को समझे कि हम क्यों करवा रहे हैं वो एकांकी। जिसके अंदर जैसे कि हम बच्चे, कोई बच्चा है,
अब इसमें ऑप्शन पे हम जाएं तो जो मंचन होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो ये बताता है कि बच्चे ने इस एकांकी से पर्टिकुलर क्या स्पेसिफिक चीज़ सीखा। ठीक है, क्योंकि एकांकी हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके अंदर बच्चे चित्रों के माध्यम से या फिर कविताओं मतलब नाटक के माध्यम से अपने हाव भाव को व्यक्त कर पाते हैं, अपने पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको दर्शा पाते हैं, उसके बारे में सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहानी, कविता, गीत और नाटकों के माध्यम से बच्चे में केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी संस्कृतियों का विकास करते हैं, अपने संस्कृत धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। देखो, कभी भी आप पेडोलॉजी के सवाल सोल्व कर रहे हो और जहाँ पर केवल वर्ड आ जाए तो वो आंसर हो नहीं सकता। ये बात ध्यान रखना। ये एक तरीके का मतलब एलिमिनेशन करने जैसा होता है। आप अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ पाते हैं, क्योंकि अगर आप नाटक, गीत, कहानी, कविताओं का यूज़ कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं न किसी तरीके से समाज के जो वो है मतलब आपके सांस्कृतिक हैं समाज के, उनको दिखा पाना नाटक के माध्यम से अपनी उस जो क्या नाम है सहजता क्या है आपकी, और आपके अंदर चिंतनशीलता, समाज क्रिएटिवनेस क्या है उसको विस्तार देती है, क्योंकि हम कल्चर को जान रहे होते हैं उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सर्जन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास किया जाता है? अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं, हमें ऑब्जेक्टिव उसकी मीनिंगफुल बनाना है, उसे हमें अभिव्यक्त करना है, उसे क्रिएटिवनेस भी बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा हमें हमें ऑप्शन किंडरगार्टन पद्धति का इस्तेमाल करना है, या फिर हमें डाल्टन पद्धति का इस्तेमाल करना है। ठीक है, या फिर हमें इसके अंदर प्रोजेक्ट पद्धति का इस्तेमाल करना है या मॉन्टेसरी पद्धति का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले अगर हम प्राथमिक, इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करने का सबसे बढ़िया कि प्राथमिक स्तर पे देखना है, तो प्राइमरी लेवल पे हम क्या फोकस करते हैं? प्राइमरी लेवल पे हम किंडरगार्टन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किंडरगार्टन के अंदर हम खेल के माध्यम से, किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं, खेल के माध्यम से सिखा देते हैं। ये किसने दिया था, बता सकते हैं आप लोग? कमेंट में बताइए ये जो मेथड है ये किसने दिया था? किंडरगार्टन, किंडरगार्टन ये फ्रोबेल है, फ्रोबेल ने दिया था ये। इसके अंदर हम जिसका मतलब होता है, एक जर्मन वर्ड है एक तरीके से, इसका मतलब होता है कि बच्चों का बगीचा, जैसे बाल वाटिका वगैरह होती हैं। और बाल वाटिका, तो जो बाल वाटिका है उसकी जो एज होती है 2 से 6 ईयर के आसपास होती है। इसमें बच्चा दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है और मीनिंगफुल लर्निंग होती है। खेल खेल के द्वारा टीचर्स में क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट दिखा सकता है। ठीक है, उसके अंदर क्रिएटिवनेस आती है, कहानी सुना सकता है, बच्चा सुनता है, समझता है कहानी को। ठीक है, बाकी और जो मेथड्स हैं इस पे भी आते हैं वन बाय वन। डाल्टन पद्धति, तो ये माध्यमिक स्तर पे होता है, सेकेंडरी लेवल पे। इसमें बच्चा क्या होता है कि अपने ही पेस से चीज़ों को सीखता है, अपने ही एल्गोरिथम यूज़ करता है कि स्टेप बाय स्टेप उसे क्या करना है। एक पर्टिकुलर टास्क होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसे पूरा करना होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति में भी ये भी एक माध्यमिक स्तर पे होता है, क्योंकि इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, किसी की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम राइटिंग स्किल, मतलब एक प्रोजेक्ट वर्क है तो हम उसे राइटिंग फॉर्मेट में भी तैयार कर रहे होते हैं। तो ये छोटे लेवल पर यूज़ नहीं होता है। मोंटेसरी पद्धति भी एक तरीके से ये मतलब मोंटेसरी पद्धति का इस्तेमाल होता है लाइक प्राइमरी लेवल पे, लेकिन वो ये कहती हैं कि हम बच्चे के लिखने पर ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसमें मोंटेसरी जो है वो ये कहती है कि जो LSRW पैटर्न से पहले LSWR, ये दोनों एक साथ होते हैं। राइटिंग पहले होता है और फिर रीडिंग। बच्चा लिख लिख के बोल बोल के सीखता है या बोल के लिख सीखता है, मतलब दोनों ये एक साथ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है श्रव्य सहायक सामग्री के उदाहरण। अब श्रव्य सहायक सामग्री है वो एक तरीके से सुनने से संबंधित है। ठीक है, अब सुनने से संबंधित है तो मॉडल जो होता है वो किसी भी एक बड़े से ऑब्जेक्ट का छोटा रूप होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी एक बड़ी चीज़ जिसे हम सभी बच्चों को नहीं दिखा सकते उसको हम क्लासरूम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो इजीली प्रोवाइड नहीं है। जैसे हमें सोलर सिस्टम दिखाना है बच्चे को, तो हम सबको एक स्पेस में नहीं ले जा सकते ना ये तो हंसी वाली बात होगी कि रॉकेट में सब बच्चों को बैठा के हम ले जा रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता पॉसिबल। तो एक उसका एक मॉडल तैयार कर देते हैं जो एक
पूरा एक तरीके से वर्चुअल व्यू दिखाता है कि एक सोलर सिस्टम एक्चुअल में कैसे होता है। तो मॉडल एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है देखने के लिए, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक तरीके से आपने देखा होगा पुराने टाइम में ओवरहेड प्रोजेक्टर जो बड़े बड़े दिखाई देते हैं हमें, जो हमें बड़े बड़े स्क्रीन पे दिखाया जाता है, ये भी एक तरीके से विजुअली है। पोस्टर भी एक तरीके से विजुअली है। भाषा प्रयोगशाला के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमें रेडियो हो सकता है, ग्रामोफोन होता है, लिंगोफोन होता है, ठीक है। अगर आपकी इस लिंगोफोन ग्रामोफोन की एक पर्टिकुलर इमेज नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको एक पर्टिकुलर पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये दिखता कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जज कर पाएंगे, अच्छा ये सुनने से रिलेटेड है, ये देखने से रिलेटेड, ठीक है। आपके अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो आप कॉन्सेप्ट मैपिंग भी बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ दृश्य श्रव्य है और कौन सी चीज़ें दृश्य है। ये फिर दृश्य श्रव्य दोनों है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, मातृभाषा मदद करती है। अब मातृभाषा है तो मतलब अपने परिवेश की भाषा होती है मातृभाषा, ठीक है। इसे मदर लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है तो आसपास में सबसे पहले माँ के कांटेक्ट में आता है और वो सारी चीज़ें माँ से ही सीखता है। तो माँ एक परिवेश का ही पार्ट है जो सबसे पास उस बच्चे के रहती है। तो कभी ऑप्शन में आ जाए कि माँ की भाषा है या मातृभाषा है, तो हमेशा ध्यान रखना आपको परिवेश की भाषा पे ऑप्शन लगाना है कि मातृभाषा क्या है, माँ की भाषा या परिवेश की भाषा। तो आपको हमेशा परिवेश की भाषा लगाना है, माँ की भाषा भी नहीं, क्योंकि माँ और उस पूरी तरीके से परिवेश में ही इंक्लूड, मतलब एनवायरनमेंट में ही, उसके आसपास की में ही इंक्लूड की जाती है। तो मानव भाषा सीखने में पहला ऑप्शन, अपने आसपास के वातावरण से बच्चों को जोड़ पाने में, प्रभावी समझ बनाने में उपयुक्त में से सभी। देखो, मातृभाषा है तो कोई भी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास के वातावरण से कांटेक्ट करना है, इसमें भी ज़रूरी है। और किसी भी आसपास के वातावरण है इन सबको समझ बनाना है, तो इसमें भी इफेक्टिव रोल होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा, राइट आंसर आएगा इसका, उपयुक्त में से सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस आयु के बच्चे बहुत जल्द भाषा सीख लेते हैं। अभी इसमें मोस्टली कन्फ्यूजन होता है कि कई बच्चे इसको 2 से 4 वर्ष लगा के आते हैं, कई 4 से 12, कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है। तो लैंग्वेज ये ध्यान रखना, कोई भी स्टेज में जब लैंग्वेज एक्वायर की बात आए, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना होता है, तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो इनफॉर्मल होती हैं एक तरीके से। तो जो इनफॉर्मल है वो हमेशा 2 से 8 वर्ष की उम्र में आती है, क्योंकि 4 से 12 वर्ष का बच्चा एक फॉर्मल एजुकेशन लेना शुरू कर देता है। क्योंकि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 तक बच्चा अपना नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है। लेकिन 4 साल के बाद, 5 साल के बाद वो एक बाल वाटिका, जैसे कुछ फॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं, जैसे प्री स्कूल्स कहते हैं, वो वहाँ भी एक पर्टिकुलर फॉर्मल तरीके से कोई चीज़ सिखाई जाती है विद सिंबल के साथ। जैसे हम एप्पल दिखा के उसे एप्पल शब्द का ज्ञान करा रहे हैं, दैट्स मीन। तो बहुत जल्दी जो सीखता है वो 2 से 8 वर्ष की एज में ही सीखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपा 4th क्लास को पढ़ा रही है, ठीक है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा के आदर के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का उपयोग किया जाता है, भाई बहन का उपयोग किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को अवसर देना, बहुभाषिता को संबोधित करना, ठीक है, या अभ्यास के प्रश्न को करवाना, या अन्य भाषाओं को जानना। तो जब गुजराती, जैसे अब 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि इस लैंग्वेज में क्या क्या कहते हैं, तो वो हमें पर्टिकुलर पता ही लग गया इसमें डायरेक्ट कि विभिन्न टाइप की जो लैंग्वेज है, बहुभाषिता, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को बढ़ावा दे रही है वो एक तरीके से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेकंड, ठीक है। अभ्यास कराना कुछ ऐसा है नहीं उसका मेन मोटिव। अन्य भाषाओं को जानना भी कोई इतना मोटिव नहीं होता, कि बस इंटरेक्शन होता है, बस जानना। एक पर्टिकुलर अन्य भाषा को जानने के लिए फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि मल्टीलिंगुअल क्लास है, सभी बच्चे अपने परिवेश की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मल्टीलिंगुअल क्लास उनको वो एफर्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होती है। देखो, हम प्राइमरी लेवल पे हैं, और प्राइमरी लेवल पर हम भाषा सिखाने की पहली शर्त क्या है? पहला ऑप्शन है निर्वेद समृद्ध संप्रेक्षण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सज्जित करना कक्षा, या फिर करना उसको एक, और सरल पाठ्य पुस्तक। तो हमें जब प्राइमरी स्तर पे हम भाषा सीख रहे हैं, तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। अब हम दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण पे आते हैं, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है चलचित्र, चित्र, दूरदर्शन, या फिर विकल्प 1 या 3। देखो,
मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी आपको ऐसे कोई टीचिंग एड्स के बारे में बात करनी है जो ऑडियो विजुअल या फिर दोनों हो, तो आप एक बार इन सब चीज़ों को एक पढ़ लीजिए विद इमेज के साथ, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि दृश्य सुनने और देखने से रिलेटेड मटेरियल्स है वो टीएलएम कौन कौन से होते हैं। तो आप अगर आप देखे जाए तो जो चलचित्र होता है जिसे एक मोशन पिक्चर कहते हैं, वो ऑडियो विजुअल दोनों हो सकता है। जैसे हम देखते हैं ना वीडियो यूट्यूब वगैरह पे मोशन पिक्चर होता है, और दूरदर्शन होता है जो टेलीविजन वगैरह पे देखा जाता है, लेकिन जो चित्र होता है वो ओनली एक दृश्य से रिलेटेड जिसे विजुअल कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर इसका 4। और पाठ को समझने में मदद करता है, तो पाठ को हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम अंडरस्टैंडिंग में हमें क्या मदद करेगा, पाठ को लिखना, पाठ को पढ़ना, पाठ को सुनना या पाठ को समझना। देखो सबसे अब इसमें इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है एक तरीके से। अब हमें लेसन है, अब लेसन को हमें समझना है, तो लिखना समझने से रिलेटेड होता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि स्किल बेस्ड है। जितनी इफेक्टिव आपकी स्किल उतनी आपकी राइटिंग स्किल अच्छी। पाठ को पढ़ना पढ़ना अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि हमेशा समझने से रिलेटेड हो। इसमें कई बार हम इसके जो टाइप्स पढ़ते हैं कभी कभी, जैसे साइलेंट रीडिंग होती है, लाउड रीडिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये उस समय हम समझ रहे हो, हम क्या पता सिर्फ अपने प्रोनाउंसिएशन को ही अच्छा कर रहे हो। वैसे जैसे मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी है नहीं, मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग कभी कभी मुझे ऐसा फील भी होता है कि चीज़ें समझ नहीं आती जब भी मैं लाउड रीडिंग करता हूँ, ऐसा कुछ जिसमें प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो ऐसे ही, और पाठ को सुनना, सुनना भी किसी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं होता। आपने देखा होगा कि कई बार आपको मैं आपको एक कुछ सॉन्ग देता हूँ सुनने के लिए, गाने, तो आप कई बार देखना आपको चीज़ें गाने समझ में नहीं आएंगे उसके, लेकिन उसके उसके गाने के पीछे जो लिरिक्स के पीछे बैकग्राउंड हो जो चल रहा होगा म्यूजिक, वो बस वो अच्छा लगता है, तो आप क्या सोचते हो, आप ये कहते हो मुझे गाना अच्छा लग रहा है, आप उस समय समझ नहीं रहे होते, बस वो आपकी जो फीलिंग्स है वो बाहर निकल के आ रही होती है। तो सबसे अच्छा इसका आंसर होगा अभ्यास करना। अब अभ्यास करना क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के को इफेक्ट बार बार हम चीज़ों को करते हैं, प्रैक्टिस जब हम बार बार चीज़ों की करते हैं, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ पे आप रिपीटिशन किसी चीज़ को तो करते रहते हो और उसमें गलतियाँ फिर वो धीरे धीरे सुधरती जाती हैं, तो मतलब तो अगर वो गलतियाँ सुधर रही है तो इसका मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इसका सबसे परफेक्ट राइट आंसर है कि अभ्यास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में अल्प दृष्टि के बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे। अब पूरी तरीके से विजुअलिटी नहीं है, थोड़ा हल्का बच्चा है, मतलब जिसको विजुअलिटी प्रॉब्लम है, विजुअलिटी की, तो बैठने की व्यवस्था को उचित पंक्ति तक खिड़की के निकट मतलब खिड़की के पास उसे उन्हें बैठाएंगे कि हाँ भाई, ताकि वहाँ परफेक्ट लाइट आ सके और चीज़ों को अच्छे से विजुअलिटी बढ़ सके। अध्यापक के पास बैठने की व्यवस्था ऐसा कुछ होता नहीं है। अध्यापक एक जगह पे आपको ध्यान रखना है कि अगर टीचर है तो एक सभी क्लास को इक्वली अप्रोच करेगा। उसका मेन काम होता है कि वो मूवमेंट करता रहे क्लास में, जब भी पढ़ाए तो वो घूमता रहे, अपने जैसे पुस्तक का इस्तेमाल करे, तो उसको उसके पास बैठने का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। बड़े लेखन वाले ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करे, तब भी वो लिखे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखे और अच्छा लिखे, परफेक्ट शेप और साइज अक्षरों का रहे जिसे बच्चा समझ पाए। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है फर्स्ट और 1 और 3। ठीक है, अब लास्ट सवाल है इसका कि त्रिभाषा सूत्र में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। देखो इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है, इतना कंफ्यूजन है बच्चे के अंदर कि ट्रायर की लिंग मतलब ट्राई लैंग्वेज का क्या रोल है, त्रिभाषा सूत्र का क्या रोल है, एनसीएफ में भी दिया हुआ है और बहुत सारी पॉलिसीज में दिया है, कोठारी कमीशन है इस पर भी आ चुकी है। ठीक है, सारी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई 2020 उसमें भी इसकी बात है, और बहुत सारी जैसे पटनायक समिति जो 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बेचती है, जो इसी पे बेस्ड थी, उसने भी इसको प्रमोट किया है। कोठारी कमीशन में भी इसकी बात की गई है। ठीक है, जो श्रीधर कमेटी आई थी वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भाषा मतलब भाषा के अकॉर्डिंग ही राज्य को बांटना, श्रीधर कमेटी जो 1948 में जो राधाकृष्ण कमीशन था ना उसके रिकमेंडेशन पे। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि भाषा प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में। देखो ट्रायल लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है, अगर हम इसको डिवाइड करें 3 उसमें, तो पहली तो मदर टंग, ये फिक्स है, ये कुछ भी हो सकती है, तो हिंदी का कोई इसमें रोल नहीं है, कुछ भी हो सकती है मदर टंग, तो मदर टंग। ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज के रूप में, हाँ हिंदी सेकंड लैंग्वेज के रूप में हो सकती है। ठीक है, और थर्ड कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है, मॉडर्न लैंग्वेज। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसी की मदर टंग की अगर हिंदी हुई तो सेकंड लैंग्वेज कोई मॉडर्न हो सकती है, वो भी इंडियन कंट्री की, और थर्ड होगी कोई भी ग्लोबल कंट्री की। तो इस तरीके से आप करना कि चीज़ों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि वो 3 अलग अलग लैंग्वेज सीख पाए।
जिसमें कि एक मदर टंग हो, एक हिंदी हो, हिंदी कंपलसरी हो, और एक ग्लोबल लैंग्वेज भी आए। ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज आ सकती है। जिसकी हिंदी मदर टंग है वो मॉडर्न लैंग्वेज कोई और सीख सकता है, जैसे संस्कृत सीख सकता है, मराठी सीख सकता है, बंगाली सीख सकता है, और उसके अलावा फिर एक ग्लोबल लैंग्वेज भी सीख सकता है। ठीक है, तो तीन ग्लोबल लैंग्वेज मतलब आप इंग्लिश को रखिए, जो एक एसोसिएटिव लैंग्वेज के रूप में भी मानी गई है, आर्टिकल नंबर 343 का 2। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको सीरीज में आपको अच्छी लगी हुई है, और जिसमें डिस्कशन आपकी अच्छा मैंने आपको बताया है, तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो सीख सके हिंदी पैडगॉजी जो टीचिंग फील्ड में है। ठीक है, अब थैंक यू वेरी मच।